गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे विद्यासागर नौटियाल के द्वारा लिखी गई रचना कहानी माटी वाली, जिसमें एक हरिजन महिला के माध्यम से सामाजिक स्थिति की ओर संकेत करते हुए लेखक ने विस्थापन की समस्या पर से पर्दा हटाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से वो माटी वाली बुढ़िया जो अत्यधिक गरीब थी, जिसके पास रहने को केवल झोंपड़ा था, जब टिहरी बांध का निर्माण हो रहा था और अधिकारियों ने उससे ज़मीन के कागज़ मांगे, तब उसके पास कोई कागज़ नहीं था, तो उसके लिए रहने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब वो जाए भी तो कहाँ जाए। आज वर्तमान में भी गरीब और श्रमिक समाज एक ऐसा समाज है जो इस समस्या से जूझता हुआ हमें दिखाई देता है। लेखक ने इसका बहुत ही संवेदनशील चित्रण इस रचना के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। हमने देखा वो हरिजन महिला नाटे कद की है। पूरे गांव में सैमल का तप्पड़ मोहल्ले की तरह पूरे गांव में वो एक ही महिला है जो माटा खान से माटी खोद कर लाती है और पूरे गांव के घरों में पहुंचाती है। उसके द्वारा पहुंचाई गई माटी से ही घरों में चौके चूल्हे और दीवारों की लिपाई पुताई का कार्य होता है। गांव का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार उसको अच्छी तरह से जानते हैं और वो गांव के प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी तरह से जानती है। उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जो वो सोचे विचार करे। वो 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ में दिन भर लगी रहती है। उस 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में ही उसका पूरा दिन माटा खान से माटी खोदने में निकल जाता है। लोगों के घरों में माटी डालने पर उसे प्राप्त होने वाली आय और रोटियों से ही उसका जीवन यापन हो रहा होता है। यहाँ पर वो एक ठकुराइन के घर पहुँचती है। ठकुराइन के घर पर उसे 2 रोटी की प्राप्ति होती है। उन 2 रोटियों को प्राप्त करके बुढ़िया की विचारधारा किस ओर अग्रसर होती है, वो किस तरफ विचार करती है या कैसे उन 2 रोटियों का उपयोग करेगी, इस बारे में सोचती है। उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए पेज नंबर 44। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्यों नहीं था, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ था नहीं कि वो जिसको कहीं पर लगाने के बारे में, कहीं पर कमाने के बारे में या उसका उपयोग करने के बारे में सोच विचार करे। घर की मालकिन के अंदर जाती माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया, फिर इकहरा कर दिया, मतलब उसे सीधा करके बिछा दिया। खुल जाने के बाद वो एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। डिल्ला जो सिर के ऊपर मटका वगैरह भारी वजन लाते समय महिलाएं अपने सिर पर धारण करती है, जिसे अपने राजस्थानी क्षेत्र में चुंगला बोला जाता है। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी हुई 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी ताकि मालकिन को लगे कि बुढ़िया ने वो रोटियां यहीं पर खा ली। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर के लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास ज़मीन पर रख दिया और उसे कहा कि ले, सद्दा बासी साग कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निकल जा। तब माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में गिलास पकड़कर पीतल का गर्म गिलास अपने हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारों को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सूसू करके उस पर लंबी लंबी फूंक मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे वो चाय सुड़कने लगी, यानी पीने लगी और कहने लगी कि चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। तो ठकुराइन जवाब देती है कि भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मिट्टी की
भोजन मीठा। अंडरलाइन करना, वास्तव में यहाँ पर संकेत किया गया है कि भूख मीठी होती है, भोजन कभी मीठा नहीं होता। कहने का अभिप्राय है कि जब व्यक्ति को भूख लग रही होती है तो उसे कैसा भी कुछ भी खाने को प्राप्त हो वो उसे बड़े स्वाद के साथ, आनंद के साथ ग्रहण कर लेता है। परंतु यदि कितना ही मिठाई हो, पकवान हो, कितना ही स्वादिष्ट व्यंजन हो, अगर उसको भूख नहीं है और आप उसे खिलाने का प्रयास करोगे तो वो नहीं खा सकता। क्योंकि भोजन मीठा कब लगता है? जब भूख होती है तभी वो भोजन भी मीठा लगता है। तो वो बुढ़िया पूछती है कि तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं? पूरा बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्तमान पीढ़ी के ऊपर व्यंग्य किया गया है कि वर्तमान पीढ़ी क्या कर रही है, आज अपने पूर्वजों के द्वारा अपना पेट काट कर कोड़ी कोड़ी जोड़ने पर या बड़ी मेहनत से जमा की गई पूंजी से खरीदी गई वस्तुओं को लोग क्या कर रहे हैं? व्यर्थ समझ करके पीतल के, कांसे के, तांबे के बर्तनों को यूं ही बेच देते हैं। उनके प्रति उनका कोई अपनत्व का भाव दिखाई नहीं देता, बुजुर्गों के प्रति कोई सम्मान का भाव दिखाई नहीं देता। क्योंकि अगर वो उनकी मेहनत का सम्मान करते तो वो उन बर्तनों को बेचने का प्रयास उनके द्वारा नहीं किया जाता। तब ठाकुराइन कहती है कि इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए और पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। कहने का अभिप्राय क्या है? ये अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव रखती है, उनकी बसाई गई वस्तुओं की कीमत अच्छी तरह से समझती है, उनकी मेहनत, उनका त्याग, बलिदान अच्छी तरह से समझती है। और कहती है कि हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन महसूस कर 2-2 पैसा जमा करते रहने के बाद खरीदी होंगी उन्होंने ये तमाम चीज़ें, जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा करके ले जाते हैं तमाम बर्तन भांडे। कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो व्यापारी इन बर्तनों को खरीदने के लिए आते हैं वो इनका महत्व जानते हैं कि पुरानी चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी कीमती है, इसलिए वो आप लोगों से तो सस्ते में खरीदते हैं और उसे बाज़ार में महंगे भाव में ले जाकर बेच देते हैं। लेकिन आज वर्तमान पीढ़ी के लोग इतनी लंबी बात नहीं सोचते। तो लेखक कह रहा है कि इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। क्यों? क्योंकि भौतिकता की चकाचौंध है, दिखावे की दुनिया है। हर व्यक्ति अपने आप को स्टैंडर्ड दिखाना चाहता है, आधुनिक दिखाना चाहता है और आधुनिकता की दौड़ में और होड़ में वर्तमान में प्रचलित सभी बर्तनों को अपने घर में इकट्ठा करने में लगा हुआ है। परिणाम स्वरूप पुराने बर्तनों का महत्व उसके लिए कम हो गया है। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। अब इस बात पर बुढ़िया को भी अपनी बात याद आती है और वो अपनी पीड़ा को ठाकुराइन के सामने अभिव्यक्त करती है। और वो क्या कहना चाहती है वास्तव में, क्योंकि उसका उस झोपड़ी से जहाँ पर वो रहती थी मोह था और आज इस विस्थापन की समस्या के कारण, टिहरी बांध के निर्माण के समय पुनर्वास की स्थिति के कारण उसको वो शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन वो उस मोह से मुक्त नहीं हो पाती है, वो उस झोपड़ी को नहीं छोड़ना चाहती है। तो कहती है ठाकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों के मालिक है वे तो कहीं न कहीं ठिकाने पर जाएंगी, पर मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। चाय ख़त्म करके माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर उठाया और खोली से बाहर निकलकर सामने वाले घर में चली गई, जहाँ से वो कामिनी नामक बालिका उसको बुलाने के लिए आई थी। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां और मिल गई। आप देखिए 2 और 2 4 रोटियां उसके पास हो गई। 4 में से 1 उसने खा ली और स्थिति क्या हो गया, वो 3 रोटी का कैसे हिसाब लगाएगी। आप सोचो गरीब के जीवन में रोटी का कितना महत्व है। और आज आप और हम लोग क्या करते हैं, रोटी खाते समय रोटी का महत्व नहीं समझते, उसे झूठ छोड़ देते हैं या उसे यूँ ही फेंक देते हैं। तो यहाँ पर देखिए रोटी के बारे में कितना सोच विचार उस बुढ़िया के मन में चलता है। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुड्ढे के लिए
ले जा रही है। उसके तो देखिए, चाय खत्म करके माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां और मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुड्ढे के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुँचते ही अशक्त बुड्ढा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुड्ढे के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुड्ढे का। अब देखो, आप विचार कर रही, वो उस बुड्ढे का पेट कैसे भरेगी। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी, और तब उसे जवाब सुनाई देगा कि भूख मीठी की भोजन मीठा। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज़ सुबह निकल जाती है वो अपने घर से। पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने और फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले ही रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं है। झोपड़ी है जिसमें वह गुजारा करती है। गांव के ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है वह भी। आप सोचो उसकी स्थिति क्या है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। तब वो सोचती है कि नहीं, आज वे गठरी में बदल गए अपने बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वो उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुड्ढे को पहले तो झोपड़ी जिसमें वो गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। तब वो सोचती है कि नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देंगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वो उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुड्ढे को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं। सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता। एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5 रोटी। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती हुई, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। उसके बुड्ढे को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी, क्योंकि वो बुड्ढा इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। माटी वाली के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। अब उसके साथ क्या गुजरा था वो घटना यहाँ पर बताई गई है। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तो और उससे कहता है कि तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। तब वो बढ़िया जवाब देते हुए कहती है कि मेरी ज़िंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते हुए गुजर गई साहब। कि माटी कहाँ से लाती हूँ? माटा खान से लाती हूँ माटी। कि वो माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। तब वो बुढ़िया कहती है कि माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। तो वो क्या कहता है, बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ नहीं चाहिए, रोजी का नहीं। मतलब उस गरीब की पुकार को कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि अधिकारी वर्ग कानूनों के आधार पर चलने वाले थे। तब वो कहती है कि बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? तो इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, ये बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। तो देखिए, बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? बुढ़िया कहती है, परंतु उसके बात को सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। अधिकारी कहता है कि वो बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी।
टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची हुई है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। कुल शमशान घाट का मतलब है गरीबों की बस्ती, गरीबों की झोपड़ियाँ, जिनमें सुख सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं होता, वो झोपड़ियाँ सबसे पहले नष्ट हो गई। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय मैं आपको समझा देता हूँ कि संसार में कुछ लोगों के पास ज़मीन जायदाद होती है, ठीक है, और चाहे वो अपनी कमाई की हो या पुरखों से प्राप्त हुई हो, मगर गरीब आदमी के पास क्या होता है? अपना कहने को कुछ नहीं होता, न ज़मीन न जायदाद, न रहने को घर और न कोई अन्य धन दौलत। इसी प्रकार से माटी वाली के पास भी कुछ भी नहीं है। उसकी झोपड़ी भी किसी अन्य की ज़मीन पर बनी है। सुबह से रात तक गरीब आदमी कठिन परिश्रम करता है, धूप सर्दी बरसात की परवाह किए बगैर रात दिन एक करता है, तब कहीं कुछ पैसा कमाता है, जिससे उसका पूरा पेट भी नहीं भरता, तन भी नहीं ढकता। मकान ज़मीन की सोच तो उसके लिए केवल सपना ही रहती है। अमीर गरीब के बीच ये भेद सदा से बना रहा है। हाँ, मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार के लिए अमीर गरीब सभी शमशान ले जाए जाते हैं। वहाँ सभी की चिताएं जलती है। गरीब बेसहारा आदमी की लाश को कोई पड़ोसी, कोई दयालु मनुष्य, कोई समाज सेवी संस्था या पुलिस शमशान तक पहुंचा देते हैं। इस तरह गरीब भी शमशान को तो अपना कह ही सकता है। टिहरी बांध का पानी भरने से शहर डूब रहा है। सबसे पहले शमशान डूब गया है। झोपड़ी के सामने बैठी माटी वाली सोच रही है कि घरों के डूबने पर अमीर लोग कहीं और दूसरी जगह जाकर आसानी से बस जाएंगे, परंतु गरीब आदमी कहाँ जाएगा? इस शहर में ये उसका कोई घर नहीं है, बस शमशान ही तो उसका अपना था। उसके डूबने पर, उसके उजड़ने पर उसको कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। मरने पर उसे अंतिम संस्कार के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी। इस प्रकार का विचार बुढ़िया के कथन से प्रकट होता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। सबसे पहले देखिए आप, पहला प्रश्न, सभी शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? तो देखिए इसका उत्तर है, माटी वाली टिहरी शहर में अपने गांव से हर दिन सवेरे चलकर आती थी। अपने बिना ढक्कन वाले कंटर में माटा खान से खोदकर लाल चिकनी मिट्टी भरती थी और शहर के प्रत्येक घर में बेचा करती थी। वह गरीब नाटे कद की हरिजन महिला थी। लाल मिट्टी की जरूरत शहर के हर घर में होती थी। उस मिट्टी से ही रसोई में चूल्हे की लिपाई पुताई होती थी। त्यौहार आदि अन्य अवसरों पर मकान को गोबर के साथ इसी मिट्टी को मिलाकर लिपा पोता जाता था। शहर का हर व्यक्ति, यहाँ तक कि उन मकानों में रहने वाले किराएदार और बच्चे भी उसके सिर पर कंटर रखे आते जाते और घरों में मिट्टी पहुँचाते हुए उसे देखते थे। उस शहर में लाल चिकनी मिट्टी पहुँचाने का काम वह अकेली ही करती थी। कोई दूसरा स्त्री पुरुष उसका भागीदार नहीं था। उपयुक्त कारणों से शहर का हर आदमी उसे अच्छी तरह से जानता था। प्रश्न नंबर 2, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? तो देखिए, माटी वाली एक गरीब हरिजन महिला थी। ये मैं आपको बता चुका हूँ। वह टिहरी शहर के पास एक गांव में रहती थी। उसके पास कोई खेत या ज़मीन नहीं था। जिस ज़मीन पर उसकी झोपड़ी बनी थी वह भी गांव के एक ठाकुर की थी। इसके बदले में उसे उसकी अनेक तरह की बेगार करनी पड़ती थी। उसका पति भी वृद्ध था, बीमार था तथा कोई काम करने में असमर्थ था। 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए उस दलित बुढ़िया को माटा खान से मिट्टी खोद कर टिहरी के लोगों के घरों में पहुंचानी होती थी।
बदले में कुछ पैसे तथा रोटी मिल जाती थी। इस काम में उसे सुबह से रात हो जाती थी। रात को घर पहुंचकर ही दिन में मिले पैसों से वह रसोई बना पाती थी। इन परिस्थितियों में उस गरीब मेहनती वृद्धा के पास अपने भाग्य के अच्छा होने या बुरा होने के बारे में सोचने का न तो समय बचता था न सामर्थ्य बचता था। वह सोच ही नहीं पाती थी कि उसका भाग्य अच्छा है या बुरा। उसकी सोच और चिंता बस जीवित रहने के लिए 2 वक्त की रोटियों का जुगाड़ करने तक सीमित थी। प्रश्न नंबर 3 देखिए आप, भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, ये देखिए, यह कथन भूख मीठी की भोजन मीठा इस कहानी में 2 स्थानों पर प्रयोग हुआ है। पहली बार तो तब जब माटी वाली एक स्त्री द्वारा दी गई रोटी को चाय के साथ निगल रही थी, गटक रही थी। कोई ताजी या बासी सब्जी रोटी के साथ नहीं थी, तो उसके लिए वह चाय ही सब्जी का काम कर रही थी। यहाँ यह कथन उस स्त्री का है जो बताना चाहती है कि भूख में साधारण भोजन भी अच्छा लगता है। दूसरे स्थान पर इसका प्रयोग तब हुआ है जब माटी वाली अपने ग्राहकों से मिली रोटियों को कपड़े में लपेटकर अपने घर लौट रही है। वह सोच रही है कि उसका बीमार अशक्त बुढ़ा रोटियां देखकर प्रसन्न हो जाएगा। वह बताएगी कि साग तो कोई है नहीं, तो वह कहेगा कि भूख मीठी की भोजन मीठा। यहाँ भी आशय यही है कि भूख में भोजन की आवश्यकता अधिक होने से वह बासी और खराब होने पर भी, बुरा होने पर भी स्वादिष्ट लगता है। हमारे यहाँ एक कहावत प्रचलित है कि भूख में किवाड़ भी पापड़ लगते हैं। इसका आशय कि भूखे व्यक्ति को ताजी बासी हर तरह का खाना अच्छा और स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि वह उसकी भूख मिटाकर उसे शांति और संतोष देता है। यही आशय पुस्तक में आए कथन का भी है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो देखिए, मालकिन के पास पुराने पीतल के गिलास हैं जो उसको अपने पूर्वजों से प्राप्त हुए हैं। वो उनको पुराने बर्तन खरीदने वालों को बेचना नहीं चाहती, क्योंकि इन चीज़ों को खरीदने में पूर्वजों को अपनी अनेक ज़रूरतों को दबाकर धन एकत्र करना पड़ा होगा। पूर्वजों से प्राप्त जमीन, जायदाद तथा धन संपत्ति आदि सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं? हमारे लिए विरासत कहलाती है। विरासत का अर्थ है पुरखों से प्राप्त कोई चीज़। यूँ तो विरासत में पूर्वजों का रूप, रंग, गुण, अवगुण, पसंद नापसंद, दीर्घ और अल्पायु भी प्राप्त होते हैं। कुछ बीमारियां भी विरासत में मिलती है, परंतु उपयुक्त कथन का आशय पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति से ही है। ये संपत्ति पूर्वजों ने अनेक कठिनाइयां झेलकर अपनी आमदनी से धन बचाकर खरीदी होती है। उनको सुरक्षित रखना, बेचना या बर्बाद न करना ही प्रत्येक उत्तराधिकारी का कर्तव्य होता है। पिछली पीढ़ी से प्राप्त संपत्ति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। बहुत आवश्यक होने तथा जीवन पर कोई संकट होने की दशा में ही विरासत को बेचना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 देखिए आप इसका, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? उत्तर देखिए, माटी वाली को अपने ग्राहकों के घरों से 4 रोटियां मिलती हैं। एक रोटी तो वह चाय के साथ खा लेती है, शेष 3 रोटियां एक पुराने कपड़े में लपेटकर घर ले जाती है। घर पर उसका बीमार बूढ़ा पति उसकी प्रतीक्षा में है। रास्ते में माटी वाली हिसाब लगाती है कि वो 2 रोटियां अपने पति को दे देगी। वो बूढ़ा एक या अधिक से अधिक 1.5 रोटी ही खा पाएगा। वह बीमार रहता है और उसे भोजन पचता नहीं है। शेष रोटियों से उसका काम चल जाएगा। माटी वाली के पास 3 ही रोटियां हैं, घर में और कुछ खाने को है नहीं। रोटियां भी नहीं बनाई जा सकती। खाने वाले 2 हैं, एक वह स्वयं और दूसरा उसका वृद्ध और बीमार पति। माटी वाली अत्यंत गरीब है और माटी शहर के हर घर में पहुंचाकर अपनी रोजी कमाती है। उसके पास कोई खेत या जमीन नहीं है, आमदनी का और कोई स्रोत नहीं है।
घर में दूसरा कोई कमाने वाला भी नहीं है। इन परिस्थितियों में वो अपने ग्राहकों से प्राप्त अल्प मजदूरी तथा ताजी बासी भोजन पर ही निर्भर है। उसकी यही मजबूरी उसे रोटियों का हिसाब रखने को विवश करती है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, आज माटी वाली बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। तो माटी वाली के पास केवल 3 रोटियां हैं, कोई ताजी या बासी साग सब्जी नहीं है। इनमें से 2 रोटियां वो अपने बीमार अशक्त वृद्ध पति को देना चाहती है। वो कोई काम नहीं कर पाता तथा भोजन के लिए भी अपनी पत्नी पर आश्रित है। माटी वाली भी अपने वृद्ध पति की मजबूरी को समझती है। वो उससे प्रेम करती है, उसके प्रति सेवा भाव रखती है, परंतु उसकी वर्तमान दशा के कारण उसके मन में उसके प्रति करुणा का भाव ही अधिक है। उसके घर पहुंचते ही वह अशक्त बुड्ढा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। दया की भावना के वशीभूत होकर माटी वाली मजदूरी में प्राप्त पैसों से पाव भर प्याज खरीद लेती है तथा निश्चय कर लेती है कि इस प्याज को कुचलकर और तलकर उसके साथ ही रोटियां बुड्ढे के सामने खाने के लिए रखेगी। कोरी अर्थात बिना सब्जी के उसकी रोटियां नहीं देगी, उसको रोटियां नहीं देगी। माटी वाली के मन में अपने पति के प्रति सच्चे प्रेम, सेवा, शुश्रूषा, करुणा, दया इत्यादि के भाव हैं जो उसके कथन से प्रकट होते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। जो अभी मैंने पूर्व में भी बताया आपको, अंत में जब ये पैराग्राफ आया था, एक बार फिर बता दूं मैं आपको कि संसार में कुछ लोगों के पास ज़मीन जायदाद होती है, चाहे अपनी कमाई की हो या पुरखों से प्राप्त हुई हो, मगर गरीब आदमी के पास अपना कहने को कुछ नहीं होता, न ज़मीन न जायदाद, न रहने को घर और न कोई अन्य धन दौलत। माटी वाली के पास भी कुछ नहीं है, उसकी झोपड़ी भी किसी अन्य की ज़मीन पर बनी है। सुबह से रात तक गरीब आदमी कठिन परिश्रम करता है, धूप, सर्दी, बरसात की परवाह किए बगैर रात दिन एक करता है, तब कहीं कुछ पैसा कमाता है जिससे उसका पूरा पेट भी नहीं भरता, तन भी नहीं ढकता। मकान, जमीन की सोच तो उसके लिए केवल सचना, न रहने को घर है न कोई अन्य धन दौलत। माटी वाली के पास भी कुछ नहीं है, उसकी झोपड़ी भी किसी अन्य की ज़मीन पर बनी है। सुबह से देर रात तक गरीब आदमी कठिन परिश्रम करता है, धूप, सर्दी, बरसात की परवाह किए बगैर रात दिन एक करता है, तब कहीं कुछ पैसा कमाता है जिससे उसका पूरा पेट भी नहीं भरता, तन भी नहीं ढकता। मकान, जमीन की सोच तो सपना ही रहती है। अमीर गरीब के बीच ये भेद सदा से रहा है। हाँ, मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार के लिए अमीर गरीब सभी शमशान ले जाए जाते हैं, वहाँ सभी की चिता जलती है। गरीब बेसहारा आदमी की लाश को कोई पड़ोसी, कोई दयालु आदमी, कोई समाज सेवी संस्था या पुलिस शमशान तक पहुंचा देते हैं। इस तरह गरीब भी शमशान को तो अपना कह ही सकता है। टिहरी बांध का पानी भरने से शहर डूब रहा है। सबसे पहले शमशान डूब गया है। झोपड़ी के सामने बैठी माटी वाली सोच रही है कि घरों के डूबने पर अमीर लोग तो कहीं दूसरी जगह जाकर आसानी से बच जाएंगे, परंतु गरीब आदमी कहाँ जाएगा। इस शहर में ये उसका कोई घर नहीं था, बस शमशान ही तो उसका अपना था। उसके डूबने पर, उसके उजड़ने पर उसको कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। मरने पर उसे अंतिम संस्कार के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी। विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो विस्थापन का तात्पर्य क्या है? मैंने बताया था आपको, अपने आप को स्थापित मतलब दूसरी जगह जाना। विस्थापन का तात्पर्य अपने स्थापित स्थान, बने बनाए घर को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना। विस्थापन के कारण है, पहला प्राकृतिक तथा दूसरा मानवकृत। प्राकृतिक में हम बात करते हैं तो प्रकृति में विनाशकारी परिवर्तन होने से मनुष्य विस्थापित हो जाता है। जैसे नदियों में आई भयानक बाढ़, भूकंप, तूफान आदि के कारण बस्तियां उजड़ जाती है, वहाँ के निवासियों का सब कुछ नष्ट हो जाता है। वे उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं या कुछ समय बाद उसी स्थान पर फिर से बस जाते हैं। जबकि मानवकृत विस्थापन में गलत राजनीतिक निर्णय के कारण बनते हैं। सन 1947 ईस्वी में भारत का विभाजन, पाकिस्तान नाम के देश का बनना इसका ज्वलंत उदाहरण है। लाखों करोड़ों लोग बेघर और बेरोजगार हो गए थे। भारत से पाकिस्तान तथा पाकिस्तान से भारत पलायन करने को मजबूर हुए थे। बांग्लादेश बनने पर भी लाखों लोगों को भारत में शरण लेनी पड़ी थी। तिब्बत के धर्म गुरु
दलाई लामा को अपनी जान बचाकर भारत में शरण लेनी पड़ी थी, वो आज वृद्ध हो चुके हैं और भारत में ही रह रहे हैं। कुछ लेखकों, चित्रकारों तथा विचारकों को भी इस स्थिति का सामना करना पड़ता है। धर्म या संस्कृति के विरुद्ध बताकर उनकी कृतियों पर रोक लगाई जाती है और अपने जीवन की रक्षा के लिए वे कहीं और जाकर शरणार्थी बन जाते हैं, जैसे सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन और MF हुसैन, ऐसे ही नाम है। देश के विकास के लिए विशाल भवन, सड़कें, बांध, कारखाने आदि बनाने के लिए जिनकी भूमि ली जाती है, वे भी विस्थापन की समस्या का सामना करते हैं। गंगा पर टिहरी बांध बनाए जाने के कारण प्राचीन टिहरी शहर उस जलाशय में डूब गया है, वह विकास की भेंट चढ़ गया और उस शहर के निवासियों को विस्थापित जीवन बिताने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यद्यपि इस स्थिति में सरकार उनको मुआवजा देती है, आर्थिक मदद प्रदान करती है, पुनर्स्थापन में सहायता करती है, परंतु वो क्या होता है, ऊँट के मुँह में जीरे के समान ही होता है। अतः विस्थापित जनों की पीड़ा इससे कम नहीं होती। अतः कोई भी राजनीतिक निर्णय खूब सोच विचार कर लिया जाना आवश्यक है। इस प्रकार से यहाँ अध्याय हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।